नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश से मिली एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। गोंडा से हादसे की खबर है। सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मलबे में कुल 15 लोग दब गए थे। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। कल तक यहाँ कुछ परिवारों का खुशहाल आशियाना हुआ करता था और आज सुबह पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। ईंटों का ढेर लगा हुआ है, सरिये निकल चुके हैं, छत का हिस्सा जमीन पर है, खिड़कियां झूल रही हैं, जहां तहां कपड़े, फर्नीचर और घरेलू सामान बिखरे पड़े हैं। इस बात की गवाही देते हुए कि कल तक यहां लोगों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ जमींदोज हो चुका है। जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनें रात में ही मलबा साफ करने में जुट गई। ये यूपी के गोंडा का टीकरी इलाका है। पुलिस के मुताबिक टीकरी के ठठेरपुरवा गांव में कल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में 14 लोग दब गए। इनमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों का इलाज जारी है। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है। सिलेंडर धमाका कल रात करीब 11 बजे हुआ। खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ एसपी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो आईजी देवी पाटन मंडल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे से 14 साल के बच्चे का शव मिला। अचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संतोष, बीती रात ही हादसा हुआ, घटना स्थल पर क्या अब काम पूरा हो चुका है? जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरा हो चुका है। मौके पर जो डीएम गोंडा है मार्कंडेय शाह वो पहुंचे हुए हैं। जो एसपी गोंडा है उन्होंने भी दौरा किया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। वजह साफ है कि अभी तक जो प्राइमरी चीज निकल के आ रहा है कि इस घटना के पीछे सिलेंडर ब्लास्ट एक वजह मानी जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में, नूरुल हसन के घर में ये ब्लास्ट हुआ है, वो पहले आतिशबाज था, यानी उसके पास लाइसेंस थी, वो पटाखे बेचता था, लेकिन 2-3 सालों से उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ। तो इस आशंका में कि कहीं अवैध पटाखे का कारोबार तो इस धमाके की वजह नहीं है, इस बात पर भी जांच की जा रही है। मौके पर बीडीएस और फॉरेंसिक की टीमों को भी लगाया गया है। लेकिन अभी वहां पर राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच गोंडा के जिला अस्पताल में झूल रहे हैं। जी, शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए आपका। रुक करते अगली खबर का। देश में कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई। 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केसेस सामने आए हैं। अगर कल से आज के आंकड़ों की हम तुलना करें तो नए मरीजों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 1,32,000 केसेस बीते 24 घंटे में आपको दिख रहे हैं, जबकि इससे पहले के दिन 1,27,000 के आसपास ये आंकड़ा था। 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। 2,31,456 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है। 24 घंटे में 3,207 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। ये आंकड़ा कल 2,800 के करीब था और आज बढ़कर 3,200 के करीब। दिल्ली और मुंबई के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले अब भी दक्षिण भारत के राज्यों से सामने आ रहे हैं। आपको देश की राजधानी का 24 घंटे की स्थिति दिखा रहे हैं। 623 केसेस
रिपोर्ट हुए ठीक होने वालों की संख्या 1423 और 62 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों की स्थिति पर आप नजर डालें, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बने हुए हैं केसेस के मामले में, और दक्षिण भारत के जो 5 राज्यों के आंकड़ों को अगर हम जोड़ लें तो वो बाकी भारत से ज्यादा दिखाई देते हैं। वहीं गुजरात, बिहार, दिल्ली, झारखंड, इनकी स्थिति भी आपके सामने। देश के 2 महानगरों की अगर तुलना करें, दिल्ली और मुंबई की, मुंबई में 831 केसेस सामने आए हैं 24 घंटे में, दिल्ली में 623 केसेस, मुंबई में 23 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 62 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना काल में बच्चों के इम्तिहान पर खतरे का साया मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। 14 लाख से ज्यादा बच्चे अपने इम्तिहान को लेकर परेशान थे। पिछले साल की तरह स्कूल्स के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट अब तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये हालात ठीक होने पर ही होगा। राज्य सरकारें भी बोर्ड परीक्षा को लेकर अब मंथन कर रही हैं ताकि बच्चों के जीवन का इम्तिहान ना हो। इस वक्त और जानकारी के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए स्टूडेंट के एग्जाम्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी एग्जाम्स को लेकर सरकार विचार कर रही है, कब तक हम इसे फैसले की सूरत में देख सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर जब तक सरकार ने फैसला नहीं लिया था तब तक यहाँ के जितने तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल थे उन लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं, 12th के एग्जाम्स जरूर कराए जाएं, और बाकायदा जो यहाँ के सबसे बड़े सीएमएस के संचालक हैं स्कूलों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने भी फैसला लिया था कि जो उत्तर प्रदेश के बोर्ड की परीक्षाएं हैं 12th की, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड कराता है जिसमें तकरीबन 29 लाख छात्र जिस परीक्षा को देने वाले थे, उन्होंने भी डेट तय कर रखा था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगर कोरोना के हालात ठीक हुए तो वो भी परीक्षाएं ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि ये परीक्षाएं अब नहीं होंगी, उसे देखते हुए एक बार सरकार दोबारा से इस पर पुनर्विचार करने जा रही है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ के साथ इस पर बैठेंगे और फैसला लेंगे कि केंद्र ने जब एक बार फैसला ले लिया है तो उत्तर प्रदेश भी शायद उनके साथ ही जाए। और जो इन्होंने फैसला लिया था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में एग्जाम्स कराएंगे, शायद वो भी रद्द हो जाए। बिल्कुल, और देखिए ये चिंता अभिभावकों की है, शिक्षकों की है कि बच्चों की जिंदगी पर किसी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए परीक्षाओं की वजह से, इसलिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, इसकी मांग लगातार उठ रही थी। आपको हम सुनवाते हैं दिल्ली, यूपी और हरियाणा के शिक्षा मंत्रियों ने कल के फैसले के बाद क्या राय दी। खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। उत्तर प्रदेश में भी हम 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही हम, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद आज उन्होंने जो
पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने 12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो लगातार अब राज्य भी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था आगे क्या होगी जिससे बच्चों का मूल्यांकन हो सके, 12th के लिए आगे की राह तय हो सके। मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ है। मुस्तफा, कल जब सरकार ने फैसला लिया उसके बाद राज्य सरकारों को अपने हिसाब से चीज़ों को तय करना है। महाराष्ट्र में किस तरह की हलचल है, आज क्या मंथन वहां पर चलेगा, 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन हो सकता है? जी बिल्कुल, कल के सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद सभी जो स्टेट बोर्ड है उनका रुख इसी तरफ है कि परीक्षा ना ली जाए। हाईकोर्ट में एक पेटिशन है जो 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स है उसको लेकर है और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने भी यही कहा था एक बार सेंटर फैसला ले ले उसके बाद हम अपनी राय सामने रखेंगे। तो अब यही मत बनता दिख रहा है कि जो एग्जाम्स है वो नहीं कराए जाएंगे, लेकिन इसके बारे में जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन अगर बच्चों के और पेरेंट्स की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एक सेंटीमेंट बन रहा है उसमें भी यही लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस बार की जो 12 स्टैंडर्ड की परीक्षा है वो स्टेट में नहीं कराएगी। मीनाक्षी जी, अब जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, देखिए यहाँ पर चुनौती तो ये भी है कि अगर परीक्षाएं सेंटर में नहीं हो रही हैं, रद्द हो चुकी हैं, तो अब मूल्यांकन किस आधार पर होगा? और जब हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण इलाकों में भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या एक यूनिवर्सल प्रक्रिया हो सकती है? ये एक चैलेंज सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए भी होगा। किस तरह की खबरें राजस्थान से निकल कर आ रही हैं शरद? देखिए मीनाक्षी, अभी तक तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे वो अड़े हुए थे कि एग्जाम होगा ही। राजस्थान में 10वीं की भी परीक्षा कैंसिल नहीं की गई है, लेकिन कल जब प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है और अब सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड भी कैंसिल हो गई है, तब अचानक से कल शिक्षा मंत्री का ट्वीट आया है और उन्होंने बयान जारी किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं और कैबिनेट की बैठक में तय होगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड जो है राजस्थान में उनके छात्रों का भविष्य क्या होगा, किस तरह से मूल्यांकन होगा और किस तरह से प्रमोट होंगे। ये सारा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने छोड़ दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक 10वीं और 12वीं दोनों के बोर्ड को लेकर राजस्थान सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। शाम तक आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जिसे शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसको टाल दिया जाए, रद्द नहीं किया जाए, मगर प्रियंका गांधी की चिट्ठी के बाद थोड़ा सा दबाव में है राजस्थान की कांग्रेस सरकार, हो सकता है कि इसको रद्द कर दिया जाए। जी मीनाक्षी। शुक्रिया शरद कुमार, आपका भी खबर के लिए, जानकारी के लिए। मुस्तफा, आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट्स हमें वहां से देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बंगाल से। मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हर दिन कुछ ना कुछ नए किस्म का हुक्म आता है। पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय न दिल्ली आए न जवाब दिया तो केंद्र ने महामारी एक्ट में उन्हें जकड़ लिया। पीएम की बैठक में देरी को लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। मुख्य सचिव से रिटायरमेंट के बाद अल्पन बंदोपाध्याय ममता के मुख्य सलाहकार की भूमिका में है। कांग्रेस भी खुलकर उनके साथ खड़ी है। केंद्र से पूछा है कि क्या महामारी में मदद करने की उन्हें ये सजा मिल रही है। अल्पन बंदोपाध्याय बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, वो जो जवाब देना है वो देंगे। राज्य सरकार को जो कहना था कह लिए। अभी तो रिटायर्ड ऑफिसर है, उस पर केंद्रीय सरकार का शोकॉस का क्या इम्पैक्ट है? तो कुछ नहीं। केंद्र के शासन का बाहर वो चलेंगे रिटायरमेंट के बाद। पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही है, ये इंतकाम लेने के लिए केंद्रीय सरकार किया, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये समझती हैं कि लोकतंत्र में वो जो कहें वही सही है। वो ये समझती हैं कि वो केंद्र से भी ऊपर हैं। उनको ये भ्रम है कि वो किसी भी अपमानित कर सकती हैं। उनको ये भ्रम है कि अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री के नाते उनको पूरा प्रोटोकॉल और इज्जत चाहिए केंद्र से, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, देश के लोग उनको कभी क्षमा करने वाले नहीं हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कैप्टन के नाराज विधायकों की फौज दिल्ली कूच कर गई है, तो सिद्धू भी यहीं से ऑपरेशन पंजाब चला रहे हैं और अमृतसर में लोग उन्हें तलाशते घूम रहे हैं। अमृतसर
अमृतसर शहर की गलियां, दीवारों पर चिपके ये पोस्टर शायद अपने विधायक की खोज खबर ले रहे हैं। अमृतसर पूर्वी विधानसभा एरिया से विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये पोस्टर एक एनजीओ ने लगवाए हैं। इस संस्था को शायद मालूम नहीं है कि सिद्धू तो पंजाब की राजनीति का हिसाब किताब दिल्ली में कर रहे हैं। कैप्टन के बागियों की फौज दिल्ली में डेरा डाले बैठी है और आला कमान के सामने 2 दिन तक शिकवे शिकायतों का पूरा रजिस्टर खुल गया। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। पंजाब में कांग्रेस विधायकों की भरपूर शक्ति के साथ सरकार चला रही है, लेकिन पलीता अंदर खाने ही लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक 25 से ज्यादा विधायक और करीब 5 मंत्री कैप्टन अमरिंदर से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से विधायकों में गुस्सा है। विधायकों की शिकायत है कि सीएम उन्हें तवज्जो नहीं देते और अफसर भी उनकी नहीं सुनते। अकाली दल पर नरमी बरतने के आरोप भी नाराज गुट खुलकर लगाता रहा है। नरमी बरतने के आरोप भी नाराज गुट खुलकर लगाता रहा है। पंजाब में जो कुछ कांग्रेस में पक रहा था उसकी दहक दिल्ली पहुंची और पार्टी ने 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाकर चैन की सांस लेने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पार्टी इस सारे मंथन के बाद और मजबूत होकर निकलेगी। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। हमारा प्रयास है आने वाले इलेक्शन में इससे भी ज्यादा हम कामयाब हों, क्योंकि पंजाब को बड़ी उम्मीदें थे। जब पार्टी बैठती है तो मंथन किया जाता है। कोई एक व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं होता। पार्टी आज पंजाब इम्पोर्टेंट है। पंजाब के लिए आज कांग्रेस पार्टी इम्पोर्टेंट है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के सारा कुछ किया। मीटिंग चालू हुई है। अभी 3-4 दिन मीटिंग चलेंगी। सारों की राय लेके उसके बाद में मंथन करके एक पंजाब में कैप्टन और नवजोत सिद्धू में रिश्ते हमेशा से नरम गरम रहे हैं। कभी सिद्धू डिप्टी रहे तो कभी इस्तीफा देकर दबाव की पॉलिटिक्स की। अब दिल्ली तक मार्च से साफ है कि कैप्टन को अपने सेना को ज्यादा लेफ्ट राइट करने से रोकना होगा। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? मुझे मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? मोदी साहब कौन है? वो कौन है? पीएम और प्राइम मिनिस्टर। ज्यादा क्लासेस होती है और बहुत काम। तो ये है 6 साल की नन्ही माहिरा। इन्होंने एक रिक्वेस्ट प्रधानमंत्री से एक वीडियो के जरिए की। वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि सीधे सरकार तक पहुंचा और उसके बाद बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर उन पर ज्यादा बोझ ना पड़े, इसे लेकर JNK में LG मनोज सिन्हा ने नई गाइडलाइंस दे दी और ये नई नीति सामने आ गई। आज तक से माहिरा की ये खास बातचीत सुनिए। मुझे बताए बेटा, आपका नाम क्या है? मायरू इरफान। मायरू, मुझे ये बताए जो आप किस स्कूल में पढ़ती हो? मिंटो सर्कल स्कूल। अच्छा, आपने एक वीडियो अपलोड किया था, आपने खुद एक वीडियो बनाया था। क्या बोला था उस वीडियो में आपने? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब। अच्छा। क्यों बोला था मोदी साहब आपने? क्योंकि मुझे ज्यादा क्लासेस होती है और बहुत काम। अच्छा। आपको पता है मोदी साहब कौन है? वो कौन है? पीएम और प्राइम मिनिस्टर। गुड। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।